Assalamualaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss Physics Class 11 Federal Board Chapter 7 Oscillation Conceptual Questions. Question number 1. Give two applications in which resonance plays an important role. हमने दो applications देनी है जिसमें हमारे पास resonance जो है वो important role को play कर रही है. Two applications of resonance are tuning a radio receiver to a specific station where the receiver resonates with the station frequency. जब हम रेडियो रिसीवर को ट्यून कर रहे होते हैं to a specific station, उसमें क्या है जो हमारा रिसीवर है वो रेजोनेट करता है विद स्टेशन फ्रीक्वेंसी. इसमें क्या है रेजोनेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है. नेक्स्ट है जी द डिस्ट्रक्टिव रेजोनेंस सीन इन bridge collapse where wind induced vibration matched the bridge's natural frequency leading to catastrophic failure. अब जो डिस्ट्रक्टिव रेजोनेंस आ सकती है इन नैरो ब्रिजेस जब हम कब आएगी जब हमारी जो है विंड इंड्यूस वाइब्रेशन जो है वो मैच कर जाएगी विद द ब्रिज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाएंगी तो हमारा क्या होगा कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होगा. और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमारी जो है आर्मी वो किसी ब्रिज से मार्च कर रही हो तो क्या है वो इन डिफरेंट स्टेप्स मार्च करते हैं, इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज उनकी जो है स्टेप मार्च होती है. वो इसी वजह से होती है कि कहीं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज के साथ मैच ना कर जाए और फिर ब्रिज जो है वो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर फेस करे. Now question number 2. What happens to the time period of simple pendulum if its length is doubled? अगर हम लेंथ ऑफ पेंडुलम को डबल कर दें तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. If the length of simple pendulum is double, its time period also increases. अगर हम लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को डबल कर दें तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा. The time period is directly proportional to the square root of length. टाइम पीरियड क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के. तो अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारे जो टाइम पीरियड होगा वो 1.41 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल टाइम पीरियड के. प्रूफ t is equivalent to 2 pi into अंडर रूट ऑफ l over g. अब 2l हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 pi into स्क्वायर रूट ऑफ 2l over g. स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम बाहर ले आए और ये देन अगेन टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया तो ये हो जाएगा t is equivalent to स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय t. स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है 1.41 तो ये हो जाएगा t is equivalent to 1.41 मल्टीप्लाई बाय t. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. What will be the frequency of simple pendulum if its length is 1 meter? फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारे पास लेंथ है 1 मीटर. The frequency of simple pendulum with a length of 1 meter is approximately 0.159 Hz. 1 मीटर लेंथ ऑफ पेंडुलम के लिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो है 0.159 Hz अप्रोक्सीमेटली. प्रूफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय द फार्मूला. जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड का फार्मूला था 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g. तो फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाएगा 1 ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ g ओवर l. यहाँ पे हमारे पास f है फ्रीक्वेंसी, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, l है जी लेंथ ऑफ पेंडुलम. अब अगर हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो 1 मीटर है और g हमारे पास नोन है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी फॉर 1 मीटर लेंथ वो आ जाएगी 0.159 हर्ट्ज. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. गिव वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ईच फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन. फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन की हमने एग्जांपल देनी है. फ्री ऑसिलेशन. वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन इज स्विंगिंग पेंडुलम. जो पेंडुलम विदाउट एनी फोर्स स्विंग कर रही हो वो एप्लीकेशन होगी फ्री ऑसिलेशन की. फोर्स ऑसिलेशन. Example of force oscillation is pushing a child on a swing at a frequency different from its natural frequency. अब कोई बच्चा जो है वो स्विंग के ऊपर बैठा और हम उसे पीछे से पुश करते हैं ताकि वो स्विंग करे एट अ फ्रीक्वेंसी जो कि उस स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट हो, तो वो होगी फोर्स ऑसिलेशन. फोर्स ऑसिलेशन तब होगी जब हम ऑसिलेशन क्रिएट करें बाय अप्लाइंग अ फोर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. How can you compare the masses of two bodies by observing their frequencies of oscillation when supported by a spring? हम दो डिफरेंट मैसेज हैं हमारे पास तो हम उनकी फ्रीक्वेंसीज को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि सपोर्ट की गई हैं बाय ए डिफरेंट स्प्रिंग. To compare the masses of two bodies by observing their frequencies of oscillation of a spring, you need to ensure that a spring constant are same.
अब जो स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं फॉर द सपोर्टिंग ऑफ टू मैसेज, उनके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, सेम होने चाहिए। द मैस दैट ऑसिलेट विद हाई फ्रीक्वेंसी हैज अ लोअर मैस। अब जो मैस ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है उसमें क्या है, उसका मैस लोअर है एज कंपेयर कि जो मैस लेस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है। एज पर द इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, F is equivalent to 1 over 2 pi into under root of K over M. Now question number 6. A wire hangs from the top of a dark height tower, so the top of tower is not visible. How you would be able to determine the height of that tower? अब हमने जो टॉप ऑफ डार्क हाई टावर है उससे हमने नीचे की तरफ वायर हैंग कर दी है। अब हमारे पास जो टॉप ऑफ टावर है वो विजिबल नहीं है। अब हमने उस हाइट निकालनी है उस टावर की, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? The height of the tower can be easily determined if we tie a mesh with a hanging wire. अगर हम उस hanging wire के साथ mesh लगा दें तो हम easily जो है वो height of tower को determine कर सकते हैं। अब अगर हम उस वायर को वाइब्रेशंस के अंदर सेट कर दें तो वो क्या होगा, सिंपल पेंडुलम वाला केस हो जाएगा। Connect some mesh with the end of wire, take a stopwatch and set the pendulum in vibration. हमने क्या किया, end of wire में के साथ जो है वो some mesh अटैच कर दिया और फिर हमने स्टॉप वॉच ली और उस वायर को हमने क्या कर दिया, वाइब्रेशंस के अंदर सेट कर दिया। और फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेट कर लिए जी 10 नंबर ऑफ वाइब्रेशन और हमने टाइम नोट कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, 10 नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए जो टाइम पीरियड है उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा फॉर 1 वाइब्रेशन। नाउ अब जो हमारे पास इक्वेशन है सिंपल पेंडुलम की वो है जी t is equal to 2 pi into under root of L over G। टाइम पीरियड आ गया, 2 pi कांस्टेंट है, G हमें नोन है 9.8। By putting the values of time period and G, we will able to calculate the value of L। अब ये जो L आएगा ये क्या आएगा, जो अबव द ग्राउंड है वो वाला, क्योंकि जो वायर है वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग हाइट है उसको मेजर कर लेंगे और उसको प्रीवियस हाइट में ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइट ऑफ दैट टावर आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Why in simple harmonic motion the acceleration is zero when the velocity is greatest? सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जीरो क्यों होती है जब हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो? In simple harmonic motion, the acceleration is zero when the velocity is greatest because the force is at its maximum when the displacement is maximum. Simple harmonic motion में acceleration zero क्यों होती है जब वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम हो? वो इस वजह से होती है क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो मैक्सिमम होती है जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। और जो रिस्टोरिंग फोर्स जो कि एक्ट कर रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स और जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी और हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो हो जाएगी। The situation occur because the force is always directed towards the equilibrium position. जो फोर्स है वो ऑलवेज डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन वहां जाके रिवर्स हो जाएगी। अब जब वेलोसिटी हमारे पास ग्रेटेस्ट है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर रहा है थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन और कोई नेट फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, तो हमारी क्या होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी। Now question number 8. What is the total distance covered by a simple harmonic oscillator in a time equal to its period? The amplitude of oscillation is A. Simple harmonic oscillator कितना total distance travel करेगा in a time जो कि equal हो of its period? Amplitude of oscillation हमें दिया हुआ है A. The distance between the mean position and extreme position is called the amplitude of oscillation. जो हमारा distance है between the mean position और extreme position उसको हम कहते हैं जी amplitude of oscillation. अब जब हमारा ऑसिलेटर ऑसिलेट करेगा, मीन क्या है कि वो एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा और देन वो प्रीवियस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा इन वन टाइम पीरियड। नाउ लेट द ऑसिलेटर इज एट पॉइंट x एज इट ऑसिलेट्स, इट गोज फ्रॉम x टू y via mean position z, therefore reaching point y it covers the distance of a plus a is equal to 2a। अब फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि x पॉइंट से हमारा ऑसिलेटर ऑसिलेट होना स्टार्ट हुआ है और वो हमारे पास नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन जो कि y है वहां पे पहुंच गया है बाय पासिंग थ्रू अ मीन पोजीशन z। अब जब वो x से z की तरफ गया तो क्या है डिस्टेंस a।
आप जब z से y की तरफ जाएगा तो अगेन a, तो a प्लस a 2a, मतलब कि x से y जो हमारा डिस्टेंस है वो हो गया 2a। अब जब y पे पहुंच गए तो अब वो वापस x पे आएगा जो कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जहां से वो चलना स्टार्ट हुआ था। तो x से y की तरफ जब गया है बाय पासिंग थ्रू द पोजीशन z, जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2a। तो जब y से x आएगा तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा 2a। It is then returns from that point and goes to x again, covering the same distance 2a. When it reaches x again, its one time period is completed। और जब वो वापस x में आ जाएगा, मीन उसने एक वेव कंप्लीट कर ली तो उसका वन टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 2a plus 2a is equivalent to 4a। Therefore, the oscillator covers a distance of 4a in one time period. Now question number 9. What happens to the frequency of simple pendulum as its oscillation die down from a large amplitude to small? फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब उसकी ऑसिलेशन डाई डाउन हो जाए फ्रॉम अ लार्ज एम्पलीट्यूड टू अ स्मॉल एम्पलीट्यूड? The amplitude of oscillation gradually decreases in case of damped oscillation, so the situation in question is of damped oscillation. जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। So the situation in question is of damped oscillation। जो हमारे पास सिचुएशन है क्वेश्चन हो गया है damped oscillation की है। Now damping is caused by the resistance of air to the motion of oscillator। जो damping है वो cause होगी by the resistance to the motion of oscillator। जो motion of oscillator में resistance आ रही है उसकी वजह से हमारे पास damping cause होगी। The oscillator does the work against the resistance force and gradually its energy is decreased। जो oscillator है वो work करेगा against the resistance force और जो उसकी energy होगी वो gradually decrease कर जाएगी। The resistive force not only decreases the amplitude of vibration but it also increases the time period of oscillation। जो resistive force है वो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड को कम नहीं करेंगी बल्कि जो हमारा टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। Since frequency and time period are inversely proportional, the increased time period will decrease the frequency of oscillation। अब time period और frequency क्या है, एक दूसरे के inversely proportional है, तो जब हमारे पास time period increase होगा तो frequency क्या होगी, decrease हो जाएगी। Now question number 10. A singer holding a note of right frequency can shatter a glass। explain। अब singer है उसने नोट को होल्ड किया हुआ है ऑफ राइट फ्रीक्वेंसी, वो पूछ रहे हैं क्या उससे ग्लास जो है वो शटर हो जाएगा कि नहीं। A singer can shatter a glass if they produce a sound wave with the glass resonant frequency। अब जो सिंगर है वो ग्लास को शटर डाउन कर सकता है अगर वो जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है वो ग्लास के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए। तो उससे क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसीज दोनों मैच हो जाएंगी तो हमारा ग्लास जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू एक्यूमुलेटेड स्ट्रेसेस। When a singer holds a note of particular frequency which is equal to the natural frequency of glass, it will vibrate with great amplitude। अब जो सिंगर है जिसने नोट को होल्ड किया हुआ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो कि इक्वल हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लास, तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे वो नोट पे प्ले करेगा तो ग्लास के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और उन वाइब्रेशंस के रिजल्ट से हमारे पास क्या होगा, ग्लास जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए इन स्मॉल पीसेस। Now that's all about the conceptual questions of chapter number 7. Thanks for watching. Please like my videos and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we will be uploading in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.